हेलो दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि 1:55 AM तक है। उसके उपरांत भी षष्ठी लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है और हम हर रोज आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खबरों में आपको बताएं, सबसे पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर देहरादून पहुंचेंगे और पीएम मोदी यहां पर 8,260 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही 28,000 किसान भाइयों को 62 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि भी जारी करेंगे। पीएम मोदी आज एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे और जन समूह को संबोधित भी करेंगे। किसान भाइयों के बैंक खातों में आज फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो सहायता राशि है वो खाते में मिल जाएगी। उत्तराखंड को लेकर अपडेट है। वहीं आपको बताएं, बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगाया हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण के तहत 121 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। अब 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए दूसरे चरण और अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। और इस चरण में राजद की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि इस चरण के चुनाव में उसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में महागठबंधन के सबसे प्रमुख दल राजद के हिस्से 143 सीटें आई है। पहले चरण में इनके 73 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता कर चुके हैं। अब दूसरे चरण में 70 उम्मीदवारों का फैसला मतदाता करने वाले हैं। और इसी तरह से दूसरे चरण में बीजेपी के 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी होगा। पहले चरण में बीजेपी के 48 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। एनडीए के प्रमुख दल जदयू के भी 44 उम्मीदवारों की किस्मत भी दूसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। जबकि लोजपा रामविलास के भी 29 में से 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज 9 नवंबर रविवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस चरण में 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होगा। अच्छा, इसके अलावा एक खबर ये भी आई है दोस्तों की जो चुनावी आंकड़े हैं पहले चरण के, वो थोड़े अपडेट हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 65.08% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़ा जारी किया। चुनाव आयोग ने शनिवार को ये जानकारी दी और बताया कि पहले चरण में 65.08% मतदान हुआ है। प्रवासी मजदूर और युवाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके अलावा तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा मिली है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब सीआरपीएफ की विशेष सुरक्षा घेरे में तेज प्रताप रहेंगे। वहीं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के गोसी स्थित श्री बीघा गांव के खेल मैदान में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उम्र हमारी कच्ची है लेकिन जुबान हमारी पक्की है। तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन उम्मीदवार राहुल शर्मा के लिए वोट मांगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक विदेशी बड़ी खबर। तूफान मेलिसा ने कैरेबियाई क्षेत्र में कम से कम 75 लोगों की जानें ले ली हैं और करीब 50 लाख लोग इस तूफान से प्रभावित हो गए हैं। तूफान मेलिसा के कारण क्यूबा, हेती और जमैका में अब तक 75 लोगों की जानें जा चुकी हैं। करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 7,70,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इसके अलावा आप देखिए, 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को फ्री में कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में बढ़ते कैंसर के मामलों के मद्देनजर सिक्किम सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वहाँ के सीएम प्रेम सिंह ने कहा कि राज्य की 14 साल से कम उम्र की महिलाओं को, बच्चियों को कैंसर का टीका दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को फ्री वैक्सीन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के मुताबिक राज्य में 14 साल से कम उम्र की सभी लड़कियों को अप्रैल 2026 से सर्वाइकल कैंसर का टीका फ्री में लगाया जाएगा। इधर आप देखिए, सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर एआई से चेकिंग होगी, इमिग्रेशन आसान हो जाएगा। सऊदी अरब अपने एयरपोर्ट पर एआई टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे में अब पासपोर्ट और चेक पॉइंट प्रक्रिया को और आसानी मिलेगी। एयरपोर्ट पर चेकिंग स्टाफ भी कम होगा और यात्रियों की पहचान स्मार्ट कैमरों से और तेज होगी। इधर आप देखिए, शेख हसीना ने यूनुस का कच्चा चिट्ठा खोला है और दुनिया के सामने पूरी कुंडली रख दी। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस प्रशासन कट्टरपंथी समूह को बढ़ावा दे रहा है, जिससे अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हमले बढ़े हैं। हसीना ने यूनुस को आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने और तानाशाही थोपने वाला बताया। वहीं उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के हनन पर भी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने यूनुस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूनुस प्रशासन पर नियंत्रण रखने में नाकाम साबित हुए हैं और उन्होंने आतंकवादी संगठनों से जुड़े इस्लामी समूह को कट्टरपंथी विचारधाराएं फैलाने की खुली छूट दे दी है। इसके अलावा आप देखिए, फादर ऑफ डीएनए कहलाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 साल की आयु में निधन हो गया है। 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ उनकी ऐतिहासिक खोज विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को डीएनए का जनक माना जाता है और ये जेम्स वाटसन 97 साल की आयु में दुनिया छोड़कर अलविदा हो गए। इधर आप देखिए, भारत का फाइनेंशियल सिस्टम
बहुत मजबूत हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी लोहा माना है। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम FSAP IMF और वर्ल्ड बैंक का संयुक्त एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत किसी भी देश के फाइनेंशियल सेक्टर की गहराई से समीक्षा की जाती है ताकि उस देश की मजबूती, जोखिम और भविष्य की जरूरतों को आकलन किया जा सके। वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अगर भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो फाइनेंशियल सेक्टर में सुधारों की रफ्तार और बढ़ानी होगी। साथ ही निजी निवेश और पूंजी जुटाने के विकल्पों को भी मजबूत करना भी और जरूरी है। इधर देखिए, दुबई में भारतीयों ने साल भर में खरीदी 84,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। जी हाँ, लोग बाग अब दुबई में प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। दुबई में टैक्स फ्री माहौल है, उच्च रेंटल यील्ड और आसान रेगुलेशन की वजह से भारतीय निवेशकों का रुझान अब दुबई की ओर भी देखने को मिल रहा है। 2024 में भारतीयों ने 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदकर विदेशी निवेश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत और विदेशों के निवेशक वहां पर भारी मात्रा में प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। इधर आप देखिए, बिहार सरकार ने प्रतिस्पर्धी निविदा के बाद 2400 मेगावाट भागलपुर ताप बिजली परियोजना का ठेका अडानी पावर को दिया है और अनुमान है कि 2034-35 तक राज्य की बिजली मांग दोगुनी होकर 17,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। बिहार में फिर से 2400 मेगावाट की एक नई यूनिट लगने वाली है। अडानी पावर को मंजूरी मिली है। साथ ही एक बड़ी खबर आई है महिलाओं के लिए। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए AI बाय हर ग्लोबल इम्पैक्ट प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसमें महिला इनोवेटर्स को AI समाधान डिजाइन करने होंगे और इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाली महिला को 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। ये एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता है जो महिलाओं के जरिए लीड किए गए AI प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी। ये प्रतियोगिता इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़ा हुआ है, जो 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता का हिस्सा दुनिया की कोई भी महिला बन सकती है। बस शर्त थोड़ी सी इतनी रहेगी कि टीम में 3 लोग तक होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। अक्टूबर 2025 से MyGov पोर्टल पर इसके आवेदन चल रहे हैं। इधर आप देखिए, वैज्ञानिकों ने बनाई चावल के दाने से भी छोटी ब्रेन चिप। दिमाग के जरिए कंप्यूटर का नियंत्रण हो सकेगा। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ब्रेन इम्प्लांट चिप बनाई है जो चावल के दाने से भी छोटी है। दिमाग के अंदर लगने वाली ये चिप वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रिक संकेतों को पकड़कर इंफ्रारेड लाइट के जरिए बाहर भेजती है। इस खोज को न्यूरो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस यंत्र का नाम MOTE यानी माइक्रो स्केल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स टेथरलेस इलेक्ट्रोड है और ये अब तक की बनी सबसे छोटी वायरलेस ब्रेन इम्प्लांट है। साथ ही आप देखिए, दिल्ली में सांसें गुड़ रही हैं। कई इलाकों में AQI 400 के पार देखा गया। NCR में दिल्ली के बाद नोएडा की हवा भी सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहाँ पर AQI 354 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी का है। कुल मिलाकर राजधानी में पहाड़ों से आ रही बर्फीली ठंडी हवाओं और पराली के धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया है। इधर आप देखिए, दिल्ली में DDA की हाउसिंग स्कीम को लेकर भी अपडेट आया है। फेज 2 में जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और पहले ही दिन 1000 से ज्यादा फ्लैट बुक हो गए। DDA की जन साधारण आवास योजना फेज 2 शुरू होने के पहले ही दिन 1000 से ज्यादा फ्लैट बुक हो गए हैं। शुक्रवार को शुरू हुई बुकिंग में लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। इधर आप देखिए, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए भी गुड न्यूज आई है। सरकार एक बड़ा अपडेट कर रही है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जी ने DUSIB को झुग्गी झोपड़ियों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि पारंपरिक चूल्हे का उपयोग करने वाले परिवारों की पहचान की जा सके और इन परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इधर आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट 4 मेगावाट का होगा, जिसमें SECI तकनीकी सहायता देगा। सफलता मिलने पर इसे अन्य हाईवे पर भी लागू किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, कनाडा में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को कनाडा सरकार ने डिपोर्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी इनकी शिनाख्त नहीं बताई गई है, लेकिन इन तीनों के तार पंजाब से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सेबी ने डिजिटल गोल्ड खरीदने वालों के लिए एक चेतावनी जारी की है। बाजार नियामक सेबी ने शनिवार को निवेशकों को डिजिटल या ई गोल्ड उत्पादों में निवेश नहीं करने की चेतावनी दी है। सेबी ने कहा कि ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियामक ढांचे से बाहर हैं और इनमें निवेश करना काफी जोखिम भरा हो सकता है। कुछ ऑनलाइन मंच आजकल डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन सेबी ने सावधान रहने की सलाह दी है। इधर आप देखिए, चीनी कंपनी को नेपाल के नोट छापने का ठेका मिला है। करोड़ों नोटों की छपाई होगी। नेपाल ने 1000 रुपए के 43 करोड़ नोटों की छपाई का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कानून की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि आम लोग उसे समझ पाएं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, न्याय आसानी से मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए लीगल एड डिफेंस सिस्टम शुरू किया है, जिससे उन्हें फ्री कानूनी सहायता मिल रही है। वहीं जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि भारत की जेलों में 70% कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत गंभीर है और इसके लिए कानूनी सहायता और विचाराधीन कैदियों की हिरासत की प्रक्रिया में तुरंत सुधार की जरूरत है। इधर आपको बताएं, संसद का विंटर सेशन 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। 15 बैठकें होगी। संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है और 19 दिन तक चलने वाले इस पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है। साथ ही आप देखिए, पीएम मोदी को आशीर्वाद देने
हरिद्वार से पहुंचेंगे साधु संत। पीएम मोदी आज 9 नवंबर को रजत जयंती के उत्सव के अवसर पर देहरादून पहुंच रहे हैं और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में हरिद्वार से सभी 13 अखाड़ों और बड़े मठ मंदिरों के साधु संतों को भी निमंत्रण दिया गया है। साधु संतों के लिए कार्यक्रम में अलग बैठने की व्यवस्थाएं भी की गई है। बीजेपी के लगभग 40,000 कार्यकर्ता हरिद्वार से देहरादून के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार के सभी 13 अखाड़ों और बड़े मठ मंदिरों के साधु संत कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद देंगे। साधु संत इस दौरे को लेकर बेहद प्रसन्न है और उनके लिए कार्यक्रम में अलग बैठने की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यक्रम में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिना पास के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इधर आप देखिए, बंगाल में 3 करोड़ से ज्यादा SIR फॉर्म बटे हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का रिवीजन यानी SIR 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में विरोध के बावजूद भी बूथ लेवल अधिकारियों ने 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांट दिए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, तमिलनाडु सरकार की याचिका में पूरे देश में SIR प्रक्रिया शुरू करने को चुनौती भी दी गई है। दिल्ली के बाद काठमांडू एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी आ गई। शाम 5:30 बजे उड़ानें रोक दी गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को तकनीकी खराबी आ जाने के कारण सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि रनवे की लाइटिंग सिस्टम में दिक्कतें आ गई। इधर आप देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर टल सकती थी तकनीकी गड़बड़ी की घटना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दावा किया। जुलाई में ही अलर्ट कर दिया गया था कि सिस्टम अपग्रेड करें, लेकिन सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया था। इधर चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नेवी में शामिल हो गया है। हिंद महासागर से ताइवान तक चीन का दबदबा बढ़ेगा। भारत के लिए भी 5 प्रमुख चुनौतियां बनने वाली हैं। चीन ने अपना नया और अब तक का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया है। फुजियान चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये जहाज पूरी तरह से चीन में ही डिजाइन और बनाया गया। और फुजियान एक सुपर मॉडर्न कैरियर है जिसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है और ऐसे में अब ताइवान से लेकर हिंद महासागर तक चीन का दबदबा बढ़ेगा। साथ ही आप देखिए, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अविवाहित बेटी पिता से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती है। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी इसकी इजाजत नहीं देता है। ईसाई पिता ने याचिका लगाई थी। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म मानने वाली अविवाहित बेटी अपने पिता से गुजारा भत्ता लेने का दावा नहीं कर सकती है। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो सिस्टम है वो 300 साल पुराना है। इससे प्रॉपर्टी खरीदना सदमे जैसा है। हमें नए ढंग से सोचना होगा, विकल्प तलाशने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री और जमीन के मालिकाने के ढांचे में बुनियादी सुधार की जरूरत बताई है। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश राज के समय के कानूनों पर टिके मौजूदा ढांचे ने भ्रम, अकुशलता और बड़े स्तर पर मुकदमे पैदा किए हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुझाव दिया कि समस्याएं खत्म करने के लिए सरकार ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर विचार करें। साथ ही विधि आयोग को भी इस पर विस्तृत अध्ययन करने को कहा गया है। साथ ही आयोग से केंद्र, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से भी राय शुमारी करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो सिस्टम है वो 300 साल पुराने कानूनों से संचालित है। ये अलग दौर में बने थे लेकिन आज भी ये रीड बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि छत से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। हिंदू एकता पदयात्रा में कहा कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा। क्रिकेटर शिखर धवन, खली, मंत्री विजयवर्गीय भी शामिल हुए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में हिंदू सनातन एकता पदयात्रा 2.0 शुक्रवार को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से शुरू हुई थी। इस पदयात्रा का शनिवार को दूसरा दिन और आज रविवार को तीसरा दिन। दूसरे दिन क्रिकेटर शिखर धवन और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, द ग्रेट खली और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। शाम को यात्रा करीब 15 किलोमीटर चलकर फरीदाबाद में विश्राम किया गया। इधर आप देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में सेना की मिसाइल टारगेट से चूक गई और गांव से 500 मीटर पहले गिरी। तेज धमाके से वहां दहशत सा माहौल हो गया। सैन्य अभ्यास के दौरान ये घटना हुई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। इधर ठंड ने इंदौर में 25 साल तो भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर की शुरुआत में ही 2 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रहा। कुल मिलाकर ये तो तय है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में भी इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से नवंबर के पहले सप्ताह में ही मध्य प्रदेश ठिठुरने लग गया है। शुक्रवार शनिवार की रात में कई शहरों में रिकॉर्ड ठंड पड़ी। इंदौर में पिछले 25 साल में नवंबर में इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी। यहाँ पर नवंबर की ठंड का ओवरऑल रिकॉर्ड 1938 का है, जब पारा 5.6 डिग्री पर पहुंचा था। इधर राजस्थान में भी 2 दिन में पारा 10 डिग्री गिर गया। कुल मिलाकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत के राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हुई बर्फबारी ने मैदानी राज्यों में सर्दी को तेज कर दिया है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकान नहीं चला पाएंगे। गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानें शामिल होगी। 10 से 30 हजार रुपए सालाना लगेंगे। 192 निकायों में नियम लागू हो गया है। यानी छत्तीसगढ़ में अब गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होगा, अनिवार्य कर दिया गया है। और शुक्रवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अगर कोई ये लाइसेंस नहीं लेता है तो वह दुकान नहीं चला पाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ में 192 निकायों में ये ट्रेड लाइसेंस का नियम लागू कर दिया है। साथ ही आपको बताएं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 14 नवंबर 2025 को शुक्रवार को नवा रायपुर में राज्य मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड
झारखंड के लीगल सिस्टम को एआई से लेस करेगा आईआईटी के। देश में पहली बार लीगल सिस्टम में एआई आएगा। झारखंड व आईआईटी का एमओयू है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से झारखंड सरकार की न्यायिक प्रणाली जल्द ही एआई से लेस होगी। एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये पहल देश में कानून न्याय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला प्रयास मानी जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रशासन ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन दरों में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव तैयार करके केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और इसके मंजूर होते ही पेंशन बढ़ जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। आवेदन मिलते ही एक्शन लिया जाए, किसी भी अनहोनी पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रेमी जोड़े यानी कपल को सुरक्षा प्रदान करने में देरी जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा का आवेदन मिलते ही विशेष रूप से विवाह संबंधी मामलों में सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी इनकार के लिए एक विस्तृत या स्पष्ट आदेश होना चाहिए और देरी के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि किसी नागरिक द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है और कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो इसके लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। चंडीगढ़ में 5 स्टार होटल से एक दुल्हन का पर्स चोरी हो गया। सूट बूट में चोर आए। आप देखिए, हर रोज नई नई घटनाएं, नए नए अपडेट आपको देखने को मिलते हैं। कल चोरों ने वेटर का रूप धारण किया था और आज ये खबर आई है जिसमें चोरों ने सूट बूट में एकदम प्रोफेशनल ड्रेस में दुल्हन का पर्स ही चोरी कर लिया। 15 तोले सोने की ज्वेलरी उसमें थी। इधर आप देखिए, पंजाब में 10वीं की छात्राओं का साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रोसेस शुरू। पंजाब में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 10वीं के स्टूडेंट्स के साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर उन कंपनियों से प्रपोजल मांगे हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट करती हैं। वहीं कंपनियां अपना प्रपोजल दे सकेगी जिनके पास इस टेस्ट को करने का लाइसेंस है। यानी विभाग का यह मकसद है कि 10वीं की स्टूडेंट के दिमाग का आकलन करना ताकि उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें आगे कैरियर से संबंधित गाइडेंस मिल सके। इधर हरियाणा में भी कफ सिरप को लेकर चेतावनी। जांच में डाईएथिलीन ग्लाइकोल मिला, ज्यादा मात्रा में लेने से जान जा सकती है। फिलहाल बिक्री पर रोक लगाई गई है। वहीं दलाई लामा ने विजिट धर्मशाला.com लॉन्च की। कांगड़ा पर्यटन को डिजिटल पहचान मिलेगी। एक ही क्लिक पर पर्यटन स्थलों का ब्यौरा भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को डिजिटल दुनिया में नई पहचान मिली है। परम पावन दलाई लामा ने धर्मशाला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट विजिट धर्मशाला.com का शुभारंभ किया। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए सरकार ने 7 बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने आंदोलनकारियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की जिसके तहत अब आंदोलनकारियों को पहले से ज्यादा पेंशन मिलेगी। आंदोलनकारियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या फिर घायल आंदोलनकारियों की पेंशन 1000 रुपए बढ़ाकर 7000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा आश्रितों की पेंशन भी बढ़ाई गई है। 2500 रुपए से 5500 रुपए हर महीने की गई। वहीं बड़ी खबर आपको बताते हैं, नौकरी बदलने पर अब ईपीएफ ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरने या इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम को शुरू कर दिया है। ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर सिस्टम काम कैसे करेगा, ये नया सिस्टम है। ये जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और कर्मचारियों को इसमें 5 बड़े फायदे मिलेंगे। टाइम की बचत होगी, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, ऑटो प्रोसेस होगा। रिटायरमेंट पर पूरा अमाउंट एक जगह मिलेगा। जॉब स्विचिंग भी आसान होगी, खास करके प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अच्छा रहेगा। ईपीएफओ ने भी कहा कि इससे 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को फायदा मिलेगा। चलिए, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। पहली बार फेल या फिर कम नंबर आए तो दूसरी बार में सुधार कर सकेंगे स्टूडेंट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अगले सत्र से स्टूडेंट्स को सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा का मौका देगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार अगले सत्र से 2 बार बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। पास होने वाले स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 में दूसरी परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधारने की भी अनुमति दी जाएगी। साथ ही आप राजस्थान से देखिए, सांबर लेक में 9 दिन में 66 पक्षियों की जानें चली गई। रेस्क्यू टीम ने कहा कि संक्रमित परिंदों की इम्यूनिटी कमजोर हुई है। इसके अलावा आपको बताएं, ऑर्डर पर नकली नोट तैयार करने वाली 6 लोगों की एक गैंग पकड़ी गई है। इसमें कोई 10वीं पास है तो कोई 12वीं तक पढ़ा हुआ है। 2 आरोपी तो है जो जयपुर में कमरा किराए लेकर पटवारी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे। लग्जरी लाइफ के लिए क्रिमिनल बन गए। गैंग का 12वीं पास मास्टरमाइंड कभी मोबाइल दुकान चलाता था। 2 बार वो जेल भी जा चुका है। ये गैंग पिछले 1 साल में करोड़ों रुपए के नकली नोट छापकर मार्केट में खपा चुकी है। इधर आपको बताएं, राजस्थान में 15 लोगों की भी हाल ही में जानें चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। राजस्थान के फलोदी जिले के मतोड़ा में 2 नवंबर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका PIL दर्ज की है। फलोदी में ट्रक से टकराया था टेम्पो ट्रेवलर, अभी हाल ही में घटना हुई थी। साथ ही आप देखिए, श्रीगंगानगर में 30 बीघा में अश्व मेला, देश भर से 500 घोड़े आए हैं। चेतक की नस्ल का विराट भी पहुंचा है। घुड़ दौड़ और डांस प्रतियोगिता यहाँ पर 11 तारीख को होगी। श्रीगंगानगर में 23वां अश्व मेला शुरू हो चुका है। सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर महाराणा प्रताप अश्व पालक समिति की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर में ड्यूटी से लौटे कांस्टेबल की हार्ट अटैक से जान चली गई। वे रात को खाना खाकर सोए थे। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में राज्य सरकार 4 से 18 नवंबर तक प्रदेश व्यापी 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान
चला रही हैं और इस अभियान के तहत जो भी लोग लापरवाहियां कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 2949 लोगों पर कार्रवाई हुई। 163 ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किए गए। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज उप निरीक्षक दूरसंचार गृह विभाग परीक्षा 2024 का आयोजन आज 9 नवंबर को होगा। ये परीक्षा आज 5 संभागीय मुख्यालयों अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अजमेर दरगाह का उर्स 16 दिसंबर से प्रशासन अलर्ट पर है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां उर्स को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा देखिए आप, जयपुर में ऑल इंडिया इंटर क्लब स्पोर्ट्स कार्निवल की शुरुआत हुई। खेलों के महाकुंभ में उतरे देश भर के 600 खिलाड़ी। गुलाबी नगरी जयपुर में शुक्रवार को ऑल इंडिया इंटर क्लब स्पोर्ट्स कार्निवल का रंगारंग आगाज हो गया। साथ ही आप देखिए, जयपुर कमिश्नरेट में लागू होगा लेन ड्राइविंग सिस्टम। ITMS कैमरे निगरानी करेंगे। मोबाइल पर ऑटोमेटिक चालान भी पहुंचेगा। जयपुर कमिश्नरेट में लेन ड्राइविंग सिस्टम सोमवार से लागू हो जाएगा। इसके पीछे जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और रोड एक्सीडेंट्स पर अंकुश लगाना है। ये व्यवस्था NH 48 पर दौलतपुरा से बगरू तक शुरू की जाएगी। चंदबाजी से शाहजहांपुरा के बीच पहले से लागू इस सिस्टम को अब जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में भी शुरू किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर आ रही, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया है। इधर मंदसौर मास्टर प्लान 2041 पर विशेष बैठक। सांसदों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहर के सुनियोजित विकास पर विस्तृत चर्चा की है। साथ ही आप देखिए, IRCTC ने भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का एक नया टूर शेड्यूल जारी किया है। ये ट्रेन पूरी, गंगासागर, अयोध्या के साथ ही बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और काशी विश्वनाथ यात्रा के दर्शन कराएगी। ये ट्रेन 4 जनवरी 2026 को इंदौर से रवाना होगी, जिसमें यात्री देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन एक साथ कर पाएंगे। और डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। IRCTC की वेबसाइट पर भी आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। अन्ना और एम्स में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक। 2026 से गामा नाइफ और PET-CT स्कैन से इलाज होगा। मध्य प्रदेश में कैंसर मरीजों के लिए एम्स में प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक तैयार किया जा रहा है और ये 2026 तक शुरू हो जाएगा। भोपाल से जुड़ी बड़ी खबर है। इधर छिंदवाड़ा में बकाया बिजली बिल वालों को राहत मिलेगी। 1,16,000 उपभोक्ताओं को 100% तक पेनल्टी माफी का मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए आप, किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री 15 नवंबर तक अनिवार्य है। गाजीपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए आप, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को नर्सिंग कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है, सौगातें दी है। नर्सिंग कर्मचारियों की प्रोन्नति और उन्हें गृह जिले में तैनाती का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कर्मियों को डिप्टी CM ने बड़ा तोहफा दिया है। अब गृह जिले में तैनाती होगी। प्रमोशन के बाद भी बदलाव नहीं होगा। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायती चुनावों को शांतिपूर्वक कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। पिछले चुनाव में गड़बड़ी करने वाले 35,569 पूर्व प्रत्याशियों पर पुलिस की नजर है। इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गुरुग्राम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 72 में GMDA ने एक नया बूस्टिंग स्टेशन बनाया और ऐसे में नए गुरुग्राम के 6 सेक्टरों को पानी मिलेगा। अब इस सरकारी नल से पेयजल की आपूर्ति होगी। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 9 नवंबर रविवार को मेष राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। वृष राशि के लोगों को अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सिंह राशि वालों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है। कन्या राशि के लोग नया काम शुरू कर सकते हैं। मकर राशि वालों की प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। मीन राशि के लोगों को अचानक फायदा मिल सकता है और प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी डील भी होने की संभावनाएं बन रही है। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।